हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का आपके यूट्यूब चैनल एमएसके बेम इंस्टीट्यूट में स्वागत है। देखिए यहाँ पर हम लोग क्लास 10th का जो एनसीईआरटी है हिंदी, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे कृतिका का जो 3 चैप्टर है हम लोगों के पास। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्षितिज, ठीक है। और यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि सबसे पहले हम लोग समझेंगे उसका समरी क्या होता है और उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस क्या होते हैं, किस तरह से होते हैं। तो यदि आपने इससे पहले हिंदी में कुछ भी नहीं पढ़ा है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे बने रह सकते हैं। इसके बाद आपको हिंदी में और कुछ अलग पढ़ने का ज़रूरत नहीं होगा बुक से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग सबसे पहले। तो ये ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी जिसका जिसका भी है, जिस बोर्ड में चल रहा है एनसीईआरटी हिंदी का, आप आसानी से देख सकते हैं जो जो आपका इस सिलेबस में होगा। ये जो सिलेबस है वो सीबीएसई और जैक बोर्ड के अकॉर्डिंग है, ठीक है। जैक और सीबीएसई का जो सिलेबस है आप देखेंगे, जो बुक है, जो कहानी पढ़ना है हम लोग को और जो कविता पढ़ना है, मतलब पद पढ़ना है, वो लगभग में क्या है, सेम है, ठीक है। तो आप एक बार यहाँ पर जुड़ सकते हैं और अपने दोस्तों को भी तुरंत शेयर कर देने ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। तो मैं सबसे पहले बात कर लेता हूं जैक बोर्ड की, कि जैक बोर्ड में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टोटल आपके पास क्वेश्चन जो होंगे जैक बोर्ड में वो 52 क्वेश्चन होंगे, 52 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपका जो 30 क्वेश्चन होगा वो एमसीक्यू होगा। 30 क्वेश्चन जो होगा वो क्या होगा, एमसीक्यू होगा, जिसमें आपको ऑप्शन दिया रहेगा एक एक मार्क्स का। उसके बाद आपके पास जो क्वेश्चन रहेगा वो 2-2 मार्क्स का 8 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें आपको बनाना कितना क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में 6 बनाना है, 2 आप छोड़ सकते हैं। सेम उसी तरह आपका 3-3 मार्क्स का 8 क्वेश्चन रहेगा, उसमें से बनाना कितना है आपको, 6 क्वेश्चन। बाद में आपको 4 प्रश्न मिलेगा 5 अंकों का। 5 अंकों का कितना प्रश्न मिलने वाला है, 4 प्रश्न बनाना है, मतलब एक्चुअली में 6 रहेगा, बनाना आपको 4 है। तो इस तरह से टोटल आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यहाँ से 6, 6, 12 और 4, 16। अब यहाँ सोचिएगा 52 फिर क्वेश्चन आप बोले सर, तो यहाँ पे 8 रहेगा क्वेश्चन, यहाँ पे 8 रहेगा और यहाँ पे 6 रहेगा, ठीक है। 8 8 16 6 22 और 30 कितना हो जाएगा, 52 हो जाएगा। तो इसको हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहला जो हम लोग के पास कहानी है कृतिका का, वो है माता का आंचल। तो माता का आंचल में यदि हम बात करते हैं तो ये शिवपूजन सहाय के द्वारा लिखा गया है। लेखक है शिवपूजन सहाय। जो बेसिकली इस कहानी में यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि माँ के बारे में बताया गया है कि जब हम लोग जनरली किसी भी परेशानी में, मतलब पिताजी के साथ बहुत अच्छा से साथ रहते हैं, उनके साथ खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन जब हम लोग देखते हैं कि कुछ मुसीबत आती है तो हम लोग तुरंत अपने लिए जो सेफ जगह खोजते हैं वो होता है माँ का आंचल, जहाँ पर हम लोग सबसे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। तो लेखक के द्वारा उन्हीं के घटना का जिक्र किया गया है। देखिए ये है शिवपूजन सहाय। इनका यदि हम जीवन परिचय के बारे में बात करते हैं तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं जीवन परिचय। इनका जो जन्म होता है वो 9 अगस्त 1893 में गांव उनवास शाहाबाद बिहारा, ठीक है। जो एक्चुअली में यदि हम बात करते हैं बिहार का बात किया जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे बिहार होना चाहिए। प्रारंभिक शिक्षा आरा बिहार में हुई, हाँ वो सही में बिहार ही है। इनके बचपन का नाम भोलानाथ था। बचपन का नाम क्या था, भोलानाथ। 10वीं पास करने के बाद बनारस चले गए, वहाँ पे हिंदी का अध्यापक बने। इनका मृत्यु जो है 1963 पटना में हुआ। साहित्यिक परिचय की यदि हम बात करते हैं तो कलकत्ता में पत्रकारिता आरंभ किया 1921 में। 1924 में लखनऊ में प्रेमचंद के साथ माधुरी का संपादन किया। इसके बाद यदि हम देखेंगे तो प्रारंभिक लेख में लक्ष्मी, मनोरंजन, पाटलिपुत्र, ये सब पत्रिकाएं प्रकाशित हुई, ठीक है। उपन्यास वगैरह भी लिखने का काम किए। वे दिन वे लोग, कहानी का प्लॉट, मेरा जीवन, स्मृति शेष, हिंदी भाषा और साहित्य, ग्राम सुधार, देहाती दुनिया और बहुत सारे कहानी। अब इसमें यदि हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये समझने की कोशिश कीजिए कि उन्हें क्या क्या पुरस्कार मिल चुका है। तो 1960 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है उन्हें, साहित्य और शिक्षा के। इनकी जो भाषा थी वो सहज थी। बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो लोगों को बहुत आसानी से समझ में आती थी, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इनका जो कहानी है वो कभी कभी उर्दू के शब्दों का यूज़ होता था। क्यों यूज़ होता था, क्योंकि इनका जो मतलब क्या बोल सकते हैं, पढ़ाई जो हुआ था वो देखिए अब बनारस में हिंदी के अध्यापक के रूप में हुआ था, तो वहाँ पर दोनों संस्कृति हम लोग को देखने को मिलती है। तो पढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले। बेसिकली जो मैंने कहा पाठ का सार वो लिया गया है, सबसे पहले आप याद रखिएगा माता का आंचल से। लेकिन ये माता का आंचल जो है, जो टॉपिक उठाया गया है वो एक उपन्यास से उठाया गया इनका, जिनका नाम है देहाती दुनिया। क्या नाम है, देहाती दुनिया। इसमें आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि लेखक माता के आंचल के बारे में बात कर रहे हैं कि जब लेखक बचपन में, जब छोटे होते हैं तो उन्हें माता पिता का प्यार दोनों मिलता है, स्नेह दोनों मिलता है,
ठीक है, वो खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन पिता के साथ लेखक बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, दोनों एक साथ खेलते हैं कूदते हैं, लेकिन जब मुसीबत आती है तो माँ के आंचल में ही शिशु को शरण मिलती है, उसके बारे में बात किया गया है। ये भी बताते हैं कि लेखक पिता के साथ बहुत ज़्यादा समय बिताते हैं, माँ के साथ सिर्फ दूध पीने तक का संबंध रहता है। वो अपने जो पिताजी हैं उनसे कुश्ती लड़ते हैं, उनके पिताजी कुश्ती में जानबूझ के हार भी जाते हैं। वो उनके देखिए यहाँ पे लेखक द्वारा पिता की छाती पर चढ़कर मूछें उखाड़ना, पिताजी द्वारा लेखक के हाथ चूमना आदि क्रियाओं से लेखक ने बाल मनोविज्ञान का परिचय पाठकों को कराया है। ठीक है, इसके बाद आगे आप जब बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखिए कि गद्यांश के तौर पर यहाँ पे समझाने का काम किया गया है। ठीक है, तो गद्यांश वन में देखिए क्या बोलता है भाई आपको, कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते व शिथिल होकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। वह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे हाथों को मूछों से हटाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हम से खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते तब हम बारी बारी कर अपना बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चुम्मा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चुम्मा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझला कर फिर उनकी मुँह से नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते और हम अलग अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। अब यह पद्यांश किसे लिया गया है, सबसे पहले ये लिखिए। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हर स्टूडेंट को यहाँ पर सीखना चाहिए कि कभी भी इस तरह का गद्यांश आए या फिर कभी भी इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए, आपको लिखना है। यदि आपको पता चल चुका है कि ये किससे लिया गया है तो आप तुरंत वहाँ पे सबसे पहले लिखिए, जिस तरह यहाँ पे लिखा गया है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका भाग 2 के माता का आंचल नामक पाठ से अवतरित है। इसके रचयिता शिवपूजन सहाय है। मतलब ये एक पैटर्न बना लीजिए कि यदि कहीं पर भी आता है तो ये लिखना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, आप बुक का नाम भले मत लिखिए, लेकिन आप चैप्टर का नाम और लेखक का नाम, जो उसके रचयिता हैं उनका नाम जरूर लिखिए। ठीक है, तो इस गद्यांश में क्या दिखाने का कोशिश किया गया है लेखक के द्वारा, तो बालक और उनके पिता के द्वारा जो प्रेम है, जो स्नेह है, उससे चित्रण करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, वो बेसिकली बताते हैं कि उन्हें प्रेम तो माता और पिता दोनों से मिला, लेकिन वो ज़्यादा आनंद मतलब ज़्यादा शरारती जो काम करते थे वो पिताजी के साथ करते थे। अलग अलग तरह की क्रियाएं करते थे उनके साथ, उसके बारे में बात किया गया है। उनके पिताजी बनावटी रोना भी रोने लग जाते थे, उसे देखकर ये हंस देते थे। इस तरह की घटना का जिक्र किया गया है लेखक के द्वारा। ठीक है, यहाँ पर जो विशेष है, जो ध्यान देने वाली बात यह है कि पिता का अपने पुत्र के प्रति प्रेम उनके क्रियाकलापों से उभर कर आता है। जैसा कि आपने देखा कि उसमें बोला गया है बेसिकली कि वो पिताजी के साथ कुश्ती लड़ते थे, पिताजी उनके हार जाते थे, उसके बाद उनकी मूछें उखाड़ने लगते थे, फिर मूछ को हटाकर उनके हाथों को चूम लेते थे। ठीक है, जब मूछें नोचने लगते थे तो वो रोने लगते थे और रोने का अभिनय करके जो लेखक है वो हंस जाते थे। ठीक है, गद्यांश 2 भी उसी तरह का है। तो इसमें मैया के बारे में बात किया गया है। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख झटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। मतलब माथा पे बचपन में जैसे होता है ना कि तेल वगैरह नहीं लगा रहा है तो उसको पकड़ के तेल का मालिश कर दिए। हम रोने लगते और बाबूजी उस वक्त बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोत कर हमें उबट कर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद से सिसकते सिसकते बाहर आते थे। तो बेसिकली तैयार होने की बात किया जा रहा है। जब बचपन में बच्चा लोग जब तैयार नहीं होता उसको जबरदस्ती पकड़ के तैयार किया जाता है, तो उस घटना का जिक्र किया गया है बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो। और इसमें उनके माँ के ममता और उनके प्रेम को दिखाने का कोशिश किया गया। देखिए फिर से ये स्टेटमेंट लिखा गया, ध्यान दीजिएगा, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि यदि आप ये लिख देते हैं तो जो चेक करने वाला होता है उस पर एक अच्छा एक्सप्रेशन आता है कि हाँ ये स्टेटमेंट सही बात है, यहाँ से लिया गया है, इसमें इस लेखक के अकॉर्डिंग ये कहना है। ठीक है। तो यहाँ पर उसी के बारे में बात किया गया है कि बचपन में माँ की ममतामयी पलों को याद करते हुए लेखक कहते हैं कि हम बालों में तेल लगाने एवं चोटी बनवाने के लिए हमेशा आनाकानी करते थे। माँ के हाथ कभी आ जाते तो वह लाख छटपटाने पर भी सरसों का तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। बाबूजी के बार बार कहने पर भी वह यह काम नहीं छोड़ती। उनके बाद नाभि व मस्तक में काजल की बिंदी लगाकर बालों की चोटी बना दिया जाता और रंगीन टोपी कुर्ता पहना दिया जाता था। फिर हम कृष्ण कन्हैया जैसे बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते हुए जाकर बैठ जाते थे। ठीक है, इसमें बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो विशेष क्या था
तो विशेष ये था कि आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है। आंचलिक मतलब जो उस रीजन में यूज होता है। गद्यांश 3 की यदि हम बात करते हैं तो कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बजता, अमोले को घिस कर सहनाई बनाई जाती, टूटी चूहेदानी की पालकी बनती, हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे आम और केले की टहनियाँ से सजे हुए छोटे आंगन में कुल्हिए का कलसा रखा रहता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उहार कर दुल्हन का मुंह निरखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते। ठीक है, एक दूसरा कहानी का मतलब जिक्र यहाँ पे किया गया है। बेसिकली जो बचपन में खेल खेला जाता था लेखक के द्वारा, उसमें मतलब गुड्डे गुड़िया का खेल खेल रहे हैं, मतलब जिसमें शादी वगैरह का जो खेल होता है कि एक लेके जाया जा रहा है बारात के तौर पर, फिर बारात के तौर पर आया जा रहा है, उस तरह की कहानी का जिक्र किया गया है इसमें। ठीक है, तो बचपन में जो खेल खेले करते थे अलग अलग तरह के, उसके बारे में जिक्र किया गया है। तो इसमें विशेष क्या है कि बच्चों के खेल का आनंद कैसे बुजुर्ग लोग लेते थे, इनकी बागनी देखते बनता है। मतलब जो बच्चा लोग खेलता था उसको बड़े लोग साथ में मिलकर हंसी मजाक के साथ खेलते रहते थे, उसके बारे में बात किया गया है इसमें। ठीक है, तो ये पूरा जो चैप्टर है वो इसी तरह से है। इसके बारे में जब हम देखेंगे तो हम लोग को ये पता चलेगा कि इसमें पिताजी का स्नेह तो है, माँ का भी स्नेह है, लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे कि अधिकतर समय लेखक का पिता के साथ बीतता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो वो माँ के आंचल में छुप जाते हैं। और माँ का आंचल सबसे एक सुरक्षित जगह लगता है लेखक को कि यहाँ पर हमको किसी भी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जैसे हर बच्चे को लगता है कि माँ का आंचल सबसे सेफ जगह होता है उनके बचने का। अब यहाँ पे बहुत सारा शब्द लिखा गया है जिसका शब्दार्थ है। देखिए ये सब वर्ड जो है वो आपसे पूछ सकता है कभी भी, मान लीजिए स्टेटमेंट के तौर पर, मतलब स्टेटमेंट के तौर पर इस तरह से पूछेगा आपको क्वेश्चंस में, यदि आप नहीं समझ पाएंगे तो दिक्कत होगा। देखिए मृदंग मतलब एक तरह का वाद्य यंत्र है जो बजता है, खर्चे मतलब वे, अंचल मतलब आंचल, तड़के मतलब सवेरे, लीलार मतलब ललाट, भभूत मतलब राख, झुंझलाकर खींचकर, त्रिपुंड मतलब माथे पर लगाया जाना 3 आड़ी रेखाओं का तिलक, आगे रमाने मतलब लगाने, पोथी मतलब धार्मिक ग्रंथ, विराजमान मतलब उपस्थित होना, जिमना मतलब भोजन करना, शिथिल ढीला पड़ना, पछाड़ना हराना, उतान मतलब पीठ के बल लेटना, गौरस दूध, अफर मतलब भरपेट से अधिक खा लेना, सानना मतलब मिलाना लपेटना। ठीक है, जैसे हम लोग बोलते हैं सान लिया अब खा लो। ठोर मतलब स्थान, कड़वा तेल मतलब सरसों का तेल, बोथना मतलब शराबोर कर देना। ठीक है, कनस्तर मतलब टीन का पीपा, 9 2 11 होना मतलब भाग जाना। मुहावरा में पूछ सकते हैं आपको 9 2 11 मतलब क्या होता है। काठ मतलब लकड़ी, घरौंदा मतलब मिट्टी का घर, दिया सलाई मतलब माचिस, महतारी मतलब माता, मर्दुए मतलब पुरुष, अमनिया मतलब साफ और स्वच्छ, ओसरा मतलब बरामदा है ना ओसरा, चिरोरी मतलब दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, विनती जिसको हम लोग बोल सकते हैं सिंपली, अठई मतलब कुत्ते के शरीर में चिपके रहने वाले छोटे कीड़े, रहरी मतलब अरहर, अरहर का दाल होता है ना रहरी, कसोरे मिट्टी से बना छिछला कटोरा, ओहार मतलब पर्दे के लिए डाला हुआ कपड़ा, अमोले मतलब आम का उगता हुआ पौधा, जोनार मतलब भोज या फिर दावत, चंदोवा मतलब छोटा समियाना, कपड़े फूलों आदि का छोटा मंडप। ये सब शब्द हैं जो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग आते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चंस की ओर। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यदि आपने हिंदी में कुछ नहीं पढ़ा है आप सिर्फ इतना पढ़ के जाइएगा, आप सारे क्वेश्चन का आंसर बना के आइएगा। ठीक है, तो किसी जगह फिर कुछ पढ़ने का जरूरत नहीं है। ये पूरा एक बार में आपको पूरा जो टॉपिक है उसको समझाया जाएगा और उसके क्वेश्चन आंसर्स बताए जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, बच्चे का अपना पिता से अधिक जुड़ाव था, फिर भी विपदा के समय वह पिता के पास ना जाकर माँ की शरण लेता है। आपकी समझ से इसकी क्या वजह हो सकती है? अब सोचिए इसकी वजह क्या हो सकती है। तो माता का जो और बच्चे का जो प्रेम होता है, जो लगाव होता है, जिसे हम लोग माँ का एक तरह से बोल सकते हैं ममता, जिससे बच्चा इस तरह से जुड़ा हुआ होता है कि जब उसे कष्ट पड़ता है तो वो माँ की शरण में जाता है। और वो माँ की कहाँ पे जाता है? माँ के आंचल में सबसे सुरक्षित जगह महसूस करता है अपने आप को। आप देखे होंगे बच्चे को जब उसको कोई कुछ दौड़ाता है या डराता है तो चुपचाप जो आंचल होता है माँ का उसको पकड़कर छुपने की कोशिश करता है और उसे लगता है कि वहाँ पर वो सबसे ज़्यादा सुरक्षित है। तो देखिए उसी तरह से यहाँ पे लेखक के द्वारा लिख दिया गया है। आप इस आंसर को लिख सकते हैं
तो इसमें आपको बोलना पड़ेगा। देखिए, इस क्वेश्चन आया तो आपको सबसे पहले बोलिए कि माँ के आंचल से शिवपूजन सहाय जो लेखक हैं वो कहना चाहते हैं कि माँ से बच्चे का ममत्व रिश्ता होता है। वह पिता से कितने भी प्रेम कर ले, लेकिन जब बेसिकली जब हम बात करते हैं, जब मुसीबत आता है तो वो तुरंत जाके किसके पास छुपना चाहता है? माँ की गोद में जाकर छुपना चाहता है। ठीक है। माँ के आंचल में बच्चा स्वयं को सुरक्षित महसूस करता है। लेखक ने इसलिए पिता पुत्र के प्रेम को दर्शाते हुए भी इस कहानी का नाम माँ का आंचल रखा है। देखिए, एक क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है कि आप माँ के आंचल की जगह पर क्या और कोई नाम रख सकते हैं? हाँ, तो माँ की ममता रख सकते हैं इस कहानी का नाम। ठीक है, आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? सिसकना क्यों भूल जाता है? अब सोचिए, दोस्त लोग हैं, दोस्त लोग के साथ खेलेगा कूदेगा तो जो भी उसको दिया गया है काम वगैरह या फिर अलग तरह का, जैसे हम लोग जब दोस्त लोग के साथ खेलते हैं, घुलते हैं, मिलते हैं तो हम लोग सब कुछ भूल जाते हैं। ठीक है, तो सेम उसी तरह सिसकना भी वो भूल जाता है जब अपनी मंडली लोग के साथ रहता है। तो अपने मित्र मंडली के तरह 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 की क्रीड़ा करना अच्छा लगता है। वे उसके हर खेल व हुदड़ंग के साथ ही उनके साथ वह सब कुछ भूल जाता है। गुरु जी द्वारा गुस्सा करने पर वह अपने पिता की गोद में रोने भी लगने लगता है, परंतु अपने मित्रों को मजा करते देख वह स्वयं को रोक नहीं पाता। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती। ये स्टेटमेंट देखिए, एकदम सही है। मार की पीड़ा खेल की क्रीड़ा के आगे कुछ नहीं लगती, इसलिए रोना भूलकर वह दोबारा अपनी मंडली में खेल का मजा लेने लगता है। सोचिए, आप किसी बच्चा को डांटेंगे तो रोने लगेगा, लेकिन जैसे उसका दोस्त लोग आएगा, उसको उसके साथ जो खेलने वाला है पूरा तुरंत खुश हो जाएगा। आपको उसको किसी भी तरह का कोई परेशानी नहीं होगा। अब और लेखक जिस तरह का घटना का जिक्र करता है कि क्या आपके साथ भी कुछ तुकबंदी होता है, उसके बारे में लिखिए, तो इसको बना के लिख सकते हैं। लेकिन ये एग्जाम की दृष्टि से कोई क्वेश्चंस नहीं है जो आ सकता है। ठीक है। भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? अब सिंपल सी बात है, सोचिए, पहले का बात किया जा रहा है लेखक के द्वारा। पहले लेखक के पास ईटा पत्थर ये सब से खेला होता था। अब देखिए, अब पूरा जो टाइम है वो चेंज हो चुका है। आज अभी हम लोग क्या खेल रहे हैं? आउटडोर गेम की बात करते हैं तो क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, ये सब है हम लोग के पास। इंडोर गेम में आजकल हम लोग के पास चेस है, लूडो है। ठीक है, साथ साथ में अब ऑनलाइन गेम्स आ चुका है, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर गेम्स, ये सब आ चुका है। तो बस यही आपको लिखना है कि पहले जो तरीका था वो चेंज हो चुका है। देखिए, पहले का खेल का सामग्री क्या क्या हुआ करता था? मिट्टी के बर्तन, पत्थर, पेड़ के पत्ते, गिल्ली मिट्टी आदि होती थी। आज हम लोग का पूरी तरह से क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। पहले के जो बच्चे खेल खेलते थे वो सामग्री बिना किसी खर्चे के आसानी से मिल जाती थी, लेकिन अभी जो बच्चे गेम खेल रहे हैं उस पर खर्च करना पड़ता है। ठीक है। देखिए, पाठ में आए ऐसे प्रसंगों का वर्णन कीजिए जो आपके दिल को छू गए हो। तो देखिए, सबसे पहला यदि हम बात करते हैं तो भोलानाथ जब अपने पिता की गोद में बैठा हुआ आईने में अपने प्रतिबिंब को देखकर खुश होता रहता है। वहीं पिता द्वारा रामायण पाठ छोड़कर देखने पर लजा कर व मुस्कुराकर आईना रख देना। बच्चों द्वारा बारात का स्वांग रचते हुए दुल्हन को लिवाल लाना व पिता द्वारा दुल्हन का घूंघट उठाने पर सब बच्चों का भाग जाना। इसमें बच्चों के खेल के प्रति समाज का रुझान झलकता है। समाज में क्या हो रहा है एक्चुअली में, वो बच्चे भी देख पा रहे हैं, उसके बारे में बात किया जा रहा है यहाँ पे। बच्चे का अपने पिता के साथ कुश्ती लड़ना, शिथिल होकर बच्चे के बल को बढ़ावा देना और पछाड़ खाकर गिर जाना, बच्चे का अपने पिता की मूंछ खींचना और पिता का इस क्रिया में प्रसन्न होना बहुत ही आनंदमयी प्रसंग है। आगे क्या बोलते हैं, देखिए, इस उपन्यास अंश में 30 के दशक की ग्राम्य संस्कृति का चित्रण है। आज की ग्रामीण संस्कृति में आपको किस तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं? देखिए, अभी की ग्रामीण संस्कृति देखिएगा तो किस तरह से हो चुका है। अब गांव लगभग में कहीं रहा ही नहीं, सब कुछ क्या बन चुका है? शहर के जैसा बन चुका है। या बना के लिख सकते हैं कि पहले के जो दशक थे, 30 के दशक, उसमें जो ग्रामीण संस्कृति थी, ठीक है, वो बहुत ही सीधा साधा जीवन व्यतीत करते थे। ठीक है, ग्रामीण परिवेश के लोगों पर विज्ञान का अधिक प्रभाव नहीं था। लोग बाजार अथवा दूसरों पर कम आश्रित थे। सब कुछ घर में ही देखने को मिलता था। चोट लगने पर, बीमार पड़ने पर जो दवाइयाँ उपलब्ध होती थी वो घरेलू नुस्खे पर आधारित होती थी। ठीक है, पहले की तुलना में आज की ग्रामीण संस्कृति में काफ़ी परिवर्तन आए हैं, आपको लिखना पड़ेगा। गांव में भी विज्ञान का प्रभाव बढ़ते जा रहा है। लालटेन की जगह पर बिजली आ चुका है। बैल के स्थान पर ट्रैक्टर का प्रयोग होने लगा है। घरेलू खाद के स्थान पर बाजार में उपलब्ध जो कृत्रिम खाद है, जिसे यूरिया बोलते हैं, उसका यूज होने लगा है। विदेशी दवा का यूज होने लगा है। पहले की तुलना में जो अब किसान जो हैं वो कम होते जा रहे हैं, खेतिहर मजदूर कम होते जा रहे हैं। घर की छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी लोग दूसरों पर आश्रित हैं।
पाठ पढ़ते पढ़ते आपको भी आपके माता पिता का लाड प्यार याद आ रहा होगा। आपकी इन भावनाओं को डायरी में अंकित कीजिए। आप ये लिख सकते हैं, लेकिन एग्जाम के दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस नहीं है। यहाँ माता पिता का बच्चे के प्रति जो वात्सल्य व्यक्त हुआ है उसे अपने शब्दों में लिखिए। तो इसको अपने शब्दों में लिखना पड़ेगा कि बच्चा जो है वो किस तरह से सोच रहा है और जो उसके माता पिता हैं वो किस तरह से बात कर रहे हैं। तो भोलानाथ के जो पिता हैं, जैसा कि पहले ही बताया कि शिवपूजन सहाय जी का बचपन का नाम भोलानाथ था, तो उनका जो बचपन है वो किस तरह से बीतता है उसके बाद बात किया जा रहा है। उनके पिताजी के बारे में देखिए, उनके दिन का आरंभ ही भोलानाथ के साथ शुरू होता है। उसे नहलाकर पूजा पाठ कराना, अपने साथ घुमाने ले जाना, उसके साथ खेलना व उसकी बाल सुलभ क्रीड़ा से प्रसन्न होना उसके स्नेह व प्रेम को व्यक्त करता है। उसको जरा से भी पीड़ा हो तो वह तुरंत उसकी रक्षा के लिए सजग हो जाते हैं। तुरंत उनकी रक्षा के लिए क्या हो जाते हैं? सजग हो जाते हैं। यदि हम बात करते हैं तो सेम इसी तरह देखिए, यदि हम बात करते हैं तो गुरु जी द्वारा सजा दिए जाने पर वह उनसे माफ़ी मांगकर उनके अपने साथ ही लिवा लाते हैं। यहाँ भोलानाथ के लिए उनके असीम प्रेम व सजगता का प्रमाण मिलता है। भोलानाथ की माता का हृदय वात्सल्य व ममत्व से भरा है। भोलानाथ को भोजन कराने के लिए उनका तरह तरह से स्वांग रचना एक स्नेही माता की ओर संकेत करता है, जो अपने पुत्र के भोजन को लेकर चिंतित है। जो दूसरी ओर उसको लहूलुहान व भय से कांपता देखकर माँ का हृदय भी दुखी हो जाता है। वह सारे काम छोड़कर अपने पुत्र को अपनी बाहों में भरकर उसको सांत्वना देने का प्रयास करती है। अपने आंचल से उसके शरीर को साफ करती है। इन्हीं सब क्रियाओं से उनकी माँ का अपने पुत्र के प्रति निश्चल प्रेम, ममत्व व वात्सल्य का पता चलता है। देखिए, माता के आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए कोई अन्य शीर्षक सुझाइए। जैसा कि मैंने पहले कहा था कि इसमें क्या बोल सकते हैं कि माता पिता दोनों का प्रेम मिला है भोलानाथ को। ठीक है, पिता के छत्र छाया में शुरू होता है, वो हमेशा खेलता रहता है, लेकिन जब विपदा पलटती है तो माँ के पास जाता है। जब सांप को देखकर वो डर जाता है तो पिता की जगह पर वो माँ की गोद में ज़्यादा शांति और प्रेम महसूस करता है। उसकी माँ भी उसके दुख में दुखी हो जाती है, उसे खुश करना चाहती है। वो इसी प्रयास में रहती है कि उसका जो पुत्र है उसका पीड़ा जो है वो क्या हो जाए, कम हो जाए। तो आप बोल सकते हैं कि जो माता का आंचल है वो तो कहानी का शीर्षक सही है। यदि आपको एक और शीर्षक देने का मिले तो आप क्या दे सकते हैं? माँ की ममता दे सकते हैं, ठीक है, या फिर माँ का स्नेह भी दे सकते हैं हम लोग इसमें, क्योंकि माँ का प्रेम को दिखाने का कोशिश किया गया है लेखक के द्वारा। ठीक है, अगला है बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं। सोचिए, कोई बच्चा अपने माता पिता के प्रेम के प्रति कैसे अभिव्यक्त करेगा? तो उनसे कोई चीज़ मंगवाना हो तो मतलब हट करना कि आप उसको लेकर आ जाइए। ठीक है, यहाँ वे अपने माता पिता से हट द्वारा, देखिए हट लिख दिया गया, हट होगा यहाँ पे, हट द्वारा ध्यान रखिएगा, अपनी मांगे मनवाते हैं और मिल जाने पर उनको विभिन्न तरह से प्यार करते हैं। जैसे बच्चे को मिल जाएगा तो फिर पूरा खुश हो जाएंगे, उनके साथ पूरा खेलेंगे। माता पिता के साथ अलग अलग तरह के खेल खेलकर, माता पिता को अपने रोजमर्रा के खेल और बातें बताकर, माता पिता की गोद में बैठकर या पीठ पर सवार होकर माता पिता के साथ रहकर उनसे अपना प्यार व्यक्त करते हैं। ये भी कहानी जो है वो अपने शब्दों में लिख सकते हैं। देखिए क्या बोला गया इस पाठ में, बच्चों की जो दुनिया है वह आपके बचपन की दुनिया से किस तरह से भिन्न है। किस तरह से भिन्न है बेसिकली यदि हम बात करते हैं तो कवि जिस समय की बात कर रहे हैं, मतलब लेखक जिस समय की बात कर रहे हैं, वो कहानी थोड़ा सा यदि हम बात करते हैं तो पहले की कहानी है, लेकिन अभी का जो दृश्य है, सीन जो है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अभी लोग मतलब बच्चे, अभी के जो बच्चे हैं वो पूरी तरह से टीवी, ऑनलाइन, मोबाइल, कंप्यूटर ये सब से जुड़े हुए हैं, या फिर जो फास्ट फूड वगैरह है उसमें अपना समय व्यतीत कर रहे हैं। कुछ लोग अलग अलग चीज़ें सीखने में समय व्यतीत कर रहे हैं यदि हम बात करते हैं तो, मतलब जो दृश्य है वो पूरी तरह से क्या हो चुका है, चेंज हो चुका है। अब ध्यान रखिएगा, अब कुछ क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू में आपको देखने को मिल सकता है। मिल क्या सकता है समझिए, आपका 30 नंबर का एमसीक्यू है तो बहुत सारा क्वेश्चंस यहाँ पर आएगा आपका। सबसे पहला है माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है? शिवपूजन सहाय, तुरंत यहाँ पे आप बोलिए। उसके बाद लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था? तो किसका तिलक लगाता था याद रखिएगा, वहां पर लिखा हुआ था भभूत का। ठीक है, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे? भभूत लगाने से लेखक बन जाते थे बम भोला। लेखक का वास्तविक नाम क्या था? लेखक का वास्तविक नाम था, यदि हम बात करते हैं तो तारकेश्वर नाथ, लेकिन बचपन में उसे क्या बोला जाता था? भोलानाथ बोला जाता था। याद रखिएगा यहाँ पर, इससे भूल नहीं जाइएगा, नहीं तो यहाँ पर आपका गलती हो जाएगा। लेखक का वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ था,
लेकिन बचपन में उसे पिताजी उसे क्या बोलते थे, भोलानाथ बोलते थे। देखिए अगला क्वेश्चन वही है, लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे, भोलानाथ। लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द लिखकर रामनामा बही पोथी बंद करते थे, 1000 बार। कितनी बार, 1000 बार। मर्दुए शब्द कहानी में किसने किसके लिए प्रयुक्त किया है, तो मर्दुए का मतलब होता है पुरुष, ठीक है। तो लेखक की माता ने उसके पिता के लिए, लेखक की माता ने उसके पिता के लिए किया है। आगे यदि हम बात करते हैं तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग के पास वो है, ठोर शब्द का अर्थ है, ठोर मतलब स्थान होता है, जगह। ठोर मतलब क्या होता है, स्थान, जगह। लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे, काठ का घोड़ा, लकड़ी का घोड़ा। लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे, तरह तरह के नाटक करना। अब देखे होंगे बारात आता था, उस कहानी का जिक्र किया गया है। बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी, मूसन तिवारी ने की थी। किसने की थी, मूसन तिवारी ने की थी। ये सब याद रखना पड़ेगा आपको। आगे चिरौरी करना का क्या अर्थ है, चिरौरी मतलब एक तरह का विनती होता है, प्रार्थना होता है, तो प्रार्थना करना। चिड़िया की जान जाए, लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे, ये शब्द लेखक के पिताजी और उसके मित्रों ने कहे। भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता है, भोलानाथ को सबसे अच्छा लगता है खेलना, जैसा सब बच्चे को लगता है। शिवपूजन शाह का जन्म कब हुआ, तो शिवपूजन शाह का जन्म हुआ 9 अगस्त 1893 को। अगले क्वेश्चंस की ओर आगे बढ़ते हैं। आपके स्क्रीन पर ये रहा, शिवपूजन शाह का जो जन्म स्थान था वो कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था, लेकिन कहाँ हुआ था, शाहाबाद में हुआ था, शाहाबाद बिहार। अमोले शब्द का अर्थ क्या है, अमोले शब्द का अर्थ है आम का उगता हुआ पौधा, ठीक है। आगे देखिए तो अगला जो क्वेश्चन था आपके स्क्रीन पर, 9-11 होना, इसका मतलब भाग जाना। 9-11 मतलब भाग जाना। अफर जाना शब्द का सही अर्थ क्या है, अफर जाना मतलब भर पेट से अधिक खाना। इस तरह से आपका जो ये पहला चैप्टर है वो होता है समाप्त।